दोस्तों नमस्कार, आपका आपके अपने चैनल MS स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग DLED सेकेंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास इसकी दूसरी क्लास पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम शिक्षा का संवैधानिक स्वरूप और बाल अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या है, संविधान की संस्तुतियों का अध्ययन किया था। अब हम बिना देरी किए क्लास शुरू करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अब हम निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के हर एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के दायित्व को निर्धारित करता है। इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 खंड हैं। कितने अध्याय? 7 अध्याय। कितने खंड? 38 खंड हैं। बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के दायित्व का निर्धारण किया गया है। क्या क्या उनके दायित्व हैं। इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 खंड बताए गए हैं। प्रत्येक अध्याय के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। अब हम आगे देखते हैं। अध्याय 1 या 1 स्कूल को परिभाषित करते हुए खंड 2 में 4 प्रकार के स्कूल बताए गए हैं। अब देखते हैं वो 4 प्रकार के स्कूल कौन कौन से हैं। पहला है सरकार द्वारा स्थापित और नियमित स्कूल। सरकार द्वारा स्थापित विद्यालय परिषदीय विद्यालय जिनको कहेंगे। कौन से विद्यालय हैं? परिषदीय विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय, ये सरकार द्वारा स्थापित और नियमित विद्यालय हैं। और हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे जूनियर विद्यालय आएंगे, और आगे बढ़ेंगे GIC, GGIC जो पूर्ण रूप से कैसे होते हैं? सरकारी होते हैं, जिनमें किसी अन्य संस्थाओं का हस्तक्षेप किसी प्रकार का नहीं होता है। अब दूसरे प्रकार के विद्यालय आते हैं अनुदान प्राप्त विद्यालय। अनुदान प्राप्त कैसे विद्यालय? निजी विद्यालय, जो पहले निजी रहे होते हैं, इसके बाद में सरकार द्वारा अनुदानित हो जाते हैं, जिनको हम एडेड विद्यालय कहते हैं। विद्यालय के रख रखाव का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, वहाँ के शिक्षकों का वेतन का खर्चा, ये सरकार अनुदान के रूप में देती है। इसके बाद अगला प्रकार आता है विद्यालय का विशेष श्रेणी के स्कूल, जैसे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय। ये विशेष श्रेणी के विद्यालयों में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रकार अनुदान न पाने वाले निजी स्कूल। अनुदान न पाने वाले निजी स्कूल जिनको हम प्राइवेट स्कूल कहते हैं। इसमें विद्यालय की सारी व्यवस्थाएं प्रबंध तंत्र ही करता है, चाहे विद्यालय के रख रखाव की बात हो, या विद्यालय की सुविधाओं से संबंधित बात हो, या शिक्षकों के वेतन से संबंधित बातें हों। ये सब निजी स्कूल की संस्था और प्रबंध तंत्र करता है। अब हम अगले अध्याय की चर्चा करते हैं। अगला अध्याय है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार। इसमें पहला बिंदु है बच्चों को अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने तथा उसे पूरा करने के लिए उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा सकता है। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता है। परिषदीय विद्यालयों में ये व्यवस्था दी गई है। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाती है ना, निःशुल्क पुस्तकें दी जाती हैं, और निःशुल्क मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील की भी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। अगर ऐसे माहौल में भी बच्चे न पढ़ें तो ये उनका दुर्भाग्य होगा। अब हम देखते हैं अगला बिंदु, यदि किसी कारणवश कोई बालक 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता तो बाद में वह अपनी आयु के अनुसार प्रवेश ले सकता है, और विद्यालय किसी बच्चे को प्रवेश लेने से मना नहीं कर सकता है। यानी
उस समय नहीं उसने ले पाया प्रवेश विद्यालय में, 6 वर्ष की आयु पूरी कर लिया है, तो बाद में भी वो ले सकता है और उसका प्रवेश विद्यालय लेगा। अब हम आगे बात करते हैं। बच्चों को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार है। कोई भी बच्चा एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में अपना प्रवेश ले सकता है जब प्राथमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था उस विद्यालय में पूर्ण करने की न हो। ऐसी स्थिति में क्या कर सकता है बालक, दूसरे विद्यालय में अपना प्रवेश ले सकता है। और ऐसी स्थिति में विद्यालय का जो प्रधानाध्यापक होता है वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बच्चे को तत्काल देगा। और यदि नहीं देता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी टीसी, तो उस प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई की जा सकती है। नियमावली में ऐसे नियम बने हुए हैं। और जिस विद्यालय में वो प्रवेश लेना चाहता है वहाँ उसका प्रवेश बिना टीसी के भी लिया जा सकता है। उसके पास टीसी नहीं है यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका प्रवेश रोका नहीं जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं अगले बिंदु पर। अगला अध्याय हमारा तीसरा है केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों और अभिभावकों के दायित्व। यानी केंद्र सरकार के क्या दायित्व हैं, राज्य सरकार के क्या दायित्व हैं और स्थानीय सरकारों और अभिभावकों का क्या दायित्व है। पहले बिंदु में अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों पर धन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी होगी। यानी केंद्र तथा राज्य पर किसकी धन व्यवस्था करने की जिम्मेदारी होगी। यानी केंद्र और राज्य सरकारें मिल करके विद्यालयों के जो खर्चे हैं उनमें अनुदान देगी। प्रतिशत जो भी निर्धारित हो, है ना, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का। अब अगले बिंदु पर हम देखते हैं केंद्र सरकार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का प्रारूप तैयार करेगी। यानी क्या पाठ्यक्रम रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, है इसका प्रारूप केंद्र सरकार तैयार करेगी। तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण यानी टीचर्स ट्रेनिंग, जो भी शिक्षक बनते हैं उनकी पहले ट्रेनिंग होती है, तो उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था का क्या मानदंड होना चाहिए। नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नवीन प्रयोग हो रहे हैं, है ना, नए नए तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, है ना, एलईडी हो, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो और विभिन्न तरह के उपकरण, माइक, लाउड स्पीकर, इनके माध्यम से क्या है शिक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा रहा है। हम देखते हैं अगला बिंदु अनुसंधान। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विभिन्न शैक्षिक अनुसंधान निरंतर हो रहे हैं, निरंतर खोज हो रही है। इन सबके नियोजन के मानदंड लागू करेगी कौन? केंद्र सरकार। शिक्षकों के प्रशिक्षण, नवाचार, अनुसंधान, नियोजन के मानदंड लागू करेगी। अगला बिंदु देखते हैं हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती करना प्रत्येक अभिभावक का दायित्व होगा। यानी यदि बच्चा 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच का है तो उसके गार्जियंस, माता पिता, अभिभावक जो भी हैं, उनका ये कर्तव्य होगा कि बच्चे को विद्यालय ले जा कर के उनका प्रवेश दिलाएं और उनको जो है शिक्षित करें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे समाज का विकास वहीं कैसा होगा, रुक जाएगा। क्योंकि बालक ही हमारे भविष्य की आधारशिला हैं, हमारे देश की, राष्ट्र की नींव हैं। जब हमारे देश की नींव मजबूत होगी तो उस पर मजबूत इमारत खड़ी की जा सकती है। हम आगे देखते हैं अध्याय 4 में विद्यालय और शिक्षकों के दायित्व। तो पहला बिंदु है सरकारी विद्यालय निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे तथा निजी एवं विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को आर्थिक एवं निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% तक स्थान आरक्षित करना होगा। क्या बताया गया है कि सरकारी विद्यालय, देख ही रहे हैं आप, परिषदीय विद्यालय यानी प्राइमरी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था है, निःशुल्क यूनिफॉर्म की व्यवस्था है, निःशुल्क मिड डे मील, निःशुल्क पुस्तकें सभी दी जा रही हैं। और भी बताया क्या, निजी विद्यालय और विशेष श्रेणी के विद्यालय, ये जो आर्थिक रूप से कमज़ोर और निर्बल वर्ग के समुदाय के बच्चे हैं उनके लिए पहली कक्षा में 25% तक सीटें आरक्षित करनी होंगी। यानी
अगर विद्यालय में 100 सीटें हैं तो उनमें से आर्थिक रूप से कमज़ोर और निर्बल वर्ग के बच्चों के लिए 25 सीटें आरक्षित करनी होंगी। अगला बिंदु, बच्चों को शारीरिक मानसिक यातना नहीं दी जा सकती है। ऐसा करने पर सेवा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बच्चों को शारीरिक रूप से मार पीट कर दंड नहीं दिया जा सकता। जैसे पहले क्या था कि बच्चे ने कोई हरकत की, होमवर्क करके नहीं लाए तो शिक्षक डंडे से पिटाई कर देता था। वर्तमान समय में ऐसी स्थिति नहीं है। बच्चे को आप मारेंगे नहीं। बच्चा कोई गलती करता है, प्यार से उसको समझाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कारण है बच्चे ने ऐसा किया है ना। अब आगे हम देखते हैं अगले अध्याय में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और इसका पूरा किया जाना है। यानी प्रारंभिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, बनाया गया है, उसको पूरा करना। इसमें पहला बिंदु है प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की विधि उपयुक्त सरकार के द्वारा नियुक्त शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, है ना। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन विधि उपयुक्त सरकार द्वारा जो भी नियुक्त शैक्षणिक प्राधिकारी है उसके द्वारा किया जाएगा। और पढ़ाई के लिए मातृभाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी मातृभाषा में क्या है, बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने वाले प्रत्येक छात्र को निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र भी दिया जाना चाहिए। बच्चे के ज्ञान, संभावित क्षमता और प्रतिभा का विकास किया जाना चाहिए। बच्चे की शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं का अधिकतम सीमा तक विकास किया जाना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें, और जैसे बच्चे को भय, चिंता और सदमा मुक्त बनाना तथा उन्हें अपने विचारों को खुलकर कहने में सक्षम बनाना, ये सारी चीज़ें अध्याय 5 में दी गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 6 में बाल अधिकारों का संरक्षण। इसमें पहला बिंदु है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय या कह लीजिए राज्य बाल संरक्षण के तहत प्रदत्त अधिकारी की समीक्षा करेंगे और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करेंगे। इसके साथ ही अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा से संबंधित प्राप्त शिकायतों की जांच करेंगे। अधिनियम से संबंधित शिक्षा के अधिकार की शिकायत संबंधित क्षेत्र अधिकारी से की जाएगी तथा यथाशीघ्र मामले का निस्तारण करेंगे, है ना। आगे देखते हैं केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी जिसमें प्रारंभिक शिक्षा तथा बाल विकास के क्षेत्र में अनुभवी लोगों को सम्मिलित किया जाएगा। केंद्र सरकार क्या करेगी, एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी जिसमें प्रारंभिक शिक्षा तथा बाल विकास के क्षेत्र में जो लोग अनुभवी लोग होंगे, है ना, पुराने लोग होंगे जिनको उस क्षेत्र में बहुत अधिक ज्ञान होगा, ऐसे लोगों को सम्मिलित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले अध्याय की। अगला अध्याय है हमारा 7वां, प्रासंगिक बातें। प्रासंगिक बातों में क्या करते हैं, इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी इससे संबंधित नियम बना सकते हैं, है ना। किसके क्रियान्वयन के लिए, इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए हमने बताया केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी नियम बना सकते हैं। हम देख रहे हैं इस अधिनियम अथवा इसके पालन के लिए बनाए गए नियमों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय प्रबंध समिति तथा इस अधिनियम से जुड़े किसी भी व्यक्ति द्वारा सच्चे विश्वास के साथ किए गए कार्य पर कोई मुकदमा या वैधानिक प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती है। कहने का आशय ये है, इस अधिनियम के पालन के लिए कोई भी संस्था, चाहे केंद्र हो, राज्य हो या स्थानीय हो, है ना, कोई विद्यालय समिति हो या इस अधिनियम से जुड़े कोई भी व्यक्ति जो सच्चे कार्य कर रहे हैं, विश्वास के साथ कार्य कर रहे हैं, उन पर कोई मुकदमा या वैधानिक प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती है। अब हम आगे देखते हैं बाल अधिकार संबंधी मुख्य बिंदु। बाल अधिकार संबंधी मुख्य बिंदु क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बालकों के
अधिकार का मुख्य उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। विश्व के जो भी बालकों के मूलभूत अधिकार थे उनसे संबंधित जो बातें की गई हैं ये कब की गई हैं? ये 20 नवंबर 1989 की 20 नवंबर 1989 में किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा का मुख्य उद्देश्य था कि विश्व के सभी बालकों के लिए मूल मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था, है ना। उसके मुख्य बिंदु हम लोग देख रहे हैं, जिसमें पहला बिंदु है क्या? बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण तथा राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार। जन्म के तुरंत बाद जैसे जन्म प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन करवाया गया यानी पंजीकरण किया गया और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार। अगला बिंदु देखते हैं, प्रत्येक बच्चे को अपना नाम, पारिवारिक नाम तथा राष्ट्रीयता बनाए रखने का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग न करना, यानी माता पिता की जब तक इच्छा रहेगी, है ना, तब तक बच्चे को अलग उनसे नहीं किया जा सकता है, बच्चा उनके ही साथ रहेगा। बालकों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाया जाएगा। यानी बालकों का अपहरण, है ना, अपहरण कर लिया जाता है बालकों को, इसके बाद फिरौती मांग करके उनको छोड़ा जाता है, तो ये भी नहीं किया जाना है। क्रय विक्रय यानी खरीदना बेचना और बालकों का व्यापार, इसको रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। इसके लिए ये चीज़ें रुकें, थमें, उसके लिए भी क्या है? राष्ट्र कानून बनाता है। कड़े कानून, आप यदि अपहरण किया जाएगा, बालक का अपहरण होगा, पकड़े जाने पर ये धाराएं लगेगी, ये सज़ा होंगी। तो ऐसे नियम राष्ट्र बनाता है ताकि इन पर रोक हो सके, इन पर प्रतिबंध लग सके। अगला बिंदु, बच्चों को मादक पदार्थों के सेवन से रोकना, यानी नशीले पदार्थों के सेवन से बच्चों को रोकना। नशीले पदार्थों में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, आप सभी लोग जानते ही हैं, है ना। हम आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। बच्चों को आर्थिक शोषण, खतरनाक कार्यों को करने तथा शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक दृष्टि से होने वाली हानि से बचाना। बालकों के आर्थिक शोषण, छोटे बच्चों से काम करवा लिया और उनको मेहनताना उनका नहीं दिया। पहली बात तो छोटे बच्चों से कार्यों को करवाना नहीं चाहिए। और ख़तरनाक कार्य जैसे कहाँ? कल कारखानों में, खदानों में, ये सब कैसे कार्य हैं? जोखिमपूर्ण कार्य हैं, इनमें बच्चों को नहीं लगाना चाहिए। शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक दृष्टि से होने वाली हानियों से बच्चों को बचाना चाहिए, यानी जिससे बच्चों को शारीरिक हानि पहुँचे, मानसिक हानि पहुँचे, हैं, नैतिक दृष्टि से जो हानि पहुँचे उनसे हमें बचाना है। अगला है लैंगिक शोषण से बचाना, यानी लड़का और लड़की में अंतर करना। लड़का है तो उसको अच्छी जगह पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो, अच्छी व्यवस्थाएं दो। लड़की है उससे घर का काम करवाइए, विद्यालय ना भेजिए। ये कैसे? ये लैंगिक शोषण। हमें क्या करना है? इस भेद को समाप्त करना है। बालक और बालिकाओं को समान दृष्टि से देखना है, उनको समान शिक्षा देना है, समान परवरिश करना है। अगला है सशस्त्र संघर्ष या युद्ध में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भाग लेने तथा सेना में भर्ती होने पर निषेध। यानी 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे हैं तो उनको सेना में भर्ती नहीं किया जाना चाहिए, युद्ध में उनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए, या सशस्त्र संघर्ष हो रहा है उसमें बच्चों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, है ना। और 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जो बाल अधिकारों के संरक्षण की बात करते हैं। अनुच्छेद 23 जिसमें बताया गया है स्त्री एवं बच्चों के क्रय विक्रय एवं उनका अनैतिक व्यापार दंडनीय अपराध है। और अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि बच्चों को कारखाने या जोखिम वाले कार्यों में लगाना भी दंडनीय अपराध है। तो बालकों को इन सबसे क्या करना चाहिए? दूर रखना चाहिए और उनका समुचित विकास करना चाहिए, उनके समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। तो आज हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, है ना, तभी आपको पूरा लाभ मिल पाएगा। थैंक यू।